हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपी एड जोन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना। जैसे अब तक हमने एटम और मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु के चैप्टर्स में हमने लगभग मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर दिया है। और इसके पहले हमने पढ़ा था आपका ये परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक वगैरह हमने पढ़ा था। परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं, परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे सबसे बड़ी बात ये होती है, कन्फ्यूजन बना रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते कैसे हैं। ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। असिस्टेंट लोको पायलट में, इन सारे एग्जाम्स में, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मैं जो वीडियो आपको बनाऊंगा वो आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे के पास भी शेयर करें। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक बोल रहा है कि विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन का वितरण। हमारा यही टॉपिक है कि विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैंने लिखा कि भाई परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसको कहा जाता है, तो परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को, परमाणु की कक्षा जो होगी उसमें हम इलेक्ट्रॉन को जिस प्रकार से वितरण करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अभी आपको ये केवल डिफिनेशन है, अभी आपको समझ नहीं होगा कि भाई परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक न्यूक्लियस है। जैसे मान लो मैं एक परमाणु बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए ये आपका नाभिक है और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। परमाणु की संरचना ऐसी ही तो होती है ना भाई, परमाणु की संरचना ऐसी ही तो होती है। ये मान लीजिए परमाणु की संरचना हो गई, ठीक है ना, परमाणु की संरचना है। देखिए किसी भी परमाणु की संरचना में उसका पहला कोष जो होता है, के जो होता है, ये वाला के, ये आपका पहला कोष है। क्या है भाई? पहला कोष। पहले कोष को क्या कहा जाता है? के कहा जाता है। एल जो है आपका दूसरा कोष है। एल क्या है भाई? दूसरा कोष है। और यम जो है ये आपका क्या है? तीसरा कोष है। और यन आपका क्या है? चौथा कोष है। इन्हीं चार कोष में हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। इन्हीं चारों कोष में हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। ठीक है। उसके लिए हमने क्या, बोरबरी ने एक मॉडल प्रस्तुत किया और उसी मॉडल को हम इसके जस्ट बाद हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए हम क्या, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये कैसे आप इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे? देखिए ये आपका नाभिक हो गया, न्यूक्लियस इसको बोला जाएगा। पहली कितनी कक्षा भाई? पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और ये आपका तीसरी कक्षा हो गया। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में मान लीजिए आपके 8 इलेक्ट्रॉन हैं और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी अनुसार हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनों के वितरण की। लेकिन उसके पहले क्या है कि मैं आपको ये समझाना चाहता था कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो होता है 4 कोषों में होता है। 4 कोषों में होता है। कौन कौन से में? के, एल, एम और एन। के को हम पहला कोष बोलते हैं, एल को हम दूसरा कोष बोलते हैं, एम को हम तीसरा कोष बोलते हैं और एन को हम चौथा कोष बोलते हैं। ठीक है। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। कि भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसको कहते हैं? परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। मतलब कि परमाणु के कक्षा होगी। जैसे मान लो ये आपका सोडियम एक परमाणु था और इसका ये क्या हो गया? कक्षा हो गया ना बाहर। इन्हीं में हम क्या करें? इलेक्ट्रॉनों का तो वितरण कर। वितरण का मतलब क्या होता है? बांटना। और इलेक्ट्रॉनों का बांटना ही क्या कहलाएगा? परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। अब बारी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने क्या समझा कि भाई किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है ना। बट अब उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए बोरबरी ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे क्या बोला गया? बोरबरी का परमाणु मॉडल। और यह कब प्रस्तुत किया गया? 1921 में। अगर आपसे पूछा जाए
कि बोरबरी का परमाणु मॉडल किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया, तो आपका आंसर हो गया 1921 में। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा भाई, 1921 में होगा। ये तो मान लीजिए आपका बोरबरी का परमाणु मॉडल रहा। अब क्या है परमाणु मॉडल, अब हम उसकी बात करते हैं कि परमाणु मॉडल बोला क्या गया था बोरबरी ने, इसमें ये बात करते हैं। देखिए यहाँ ये दो नियम, मतलब है तो 4 नियम, लेकिन पहले ये दोनों नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है। इस कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ाने के बाद मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आप वीडियो ज़रूर देखा करें, कॉन्सेप्ट वाला भी देखें और प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा रहा हूं उसको भी ज़रूर से देखें, क्योंकि जब आप वीडियो पहले कॉन्सेप्ट वाला देख लेंगे तो फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग पे बैठ जाएगा और आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे कैसे गए हैं। ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि पहला नियम कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम, ध्यान दीजिएगा ये वर्ड, अधिकतम संख्या 2n² होती है। कह रहा है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है 2n² होती है। मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि कक्षाएं 4 होती, K, L, M और N। K को हम पहली कक्षा बोलेंगे, L को हम दूसरी कक्षा बोलेंगे, M को हम तीसरी कक्षा बोलेंगे और N को कौन। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि नियम ये कह रहा है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है, जहां जो आपका n है ये क्या है, n एक कक्षा का क्रम है। कक्षा का क्रम का मतलब n मतलब आप n=1 रख सकते हैं, n=2 रख सकते हैं, n=3 रख सकते हैं, n=4 रख सकते हैं। ठीक है, तो हम 4 कक्षाओं तक देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको K, L, M, N इसी अनुरूप रहेगा। पहली कक्षा को हम कहेंगे क्या, K, दूसरी कक्षा को हम L कहेंगे, तीसरी कक्षा को हम यम कहेंगे और चौथी कक्षा को हम यन कहेंगे। यही हुआ। कह रहा है कि n जो है आपका कक्षा का क्रम है और किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। तो n=n, तो 2n² फार्मूला है। 2n² आपका क्या है, फार्मूला है भाई, ये है ना फार्मूला। तो अब चलिए बात करते हैं कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, क्वेश्चन पूछता है। तो मान लीजिए मैंने लिखा पहली कक्षा में n=1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो कितना आया, 2। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं भाई, 2 हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि K कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 2। क्यों, क्योंकि K कोष जो होता है पहला कोष होता है, मतलब कि n=1 रखा जाएगा, और अगर 2n² में n की जगह पे 1 रखा जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अरे आ जाएगा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी कक्षा में। n कितना रखना है भाई, 2 रखना, तो 2 का स्क्वायर 2 × 4 कितना आया, 4 दूनी 8 आया। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अगर आपसे पूछे कि L कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा क्या, 8। L कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक, आपसे पूछेगा L कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब बात करते हैं M, n=3 रखने पर 2 × 3 का स्क्वायर, तो देखिए ध्यान दीजिए 2 × 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 × 2 = 18। अब ध्यान दीजिएगा को, तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 18 होगी। तीसरी कक्षा का मतलब क्या, K पहली कक्षा, L दूसरी कक्षा, M तीसरी कक्षा, मतलब कि M कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 18 होगी। ये कॉन्सेप्ट पढ़िए, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो उसमें मैं एक एक क्वेश्चन को डीपली समझाऊंगा कि ये आपका कॉन्सेप्ट वहां पर पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, बट आप इसको जरूर अच्छे से समझिए। अब हम बात करते हैं n=4 रखने पर, तो 2 × 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 32। तो देखिए भाई चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 32 होगी। तो आपसे पूछेगा कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम कितनी संख्या होती, 2। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 और चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32। तो मैंने क्या पढ़ा था कि भाई K में तब कितना हो जाएगा, K में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2, L में 8, M में 18 और N में 32। पहला नियम यही कह रहा है भाई,
पहला नियम यही कह रहा है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होगी, जहां पर n जो होगा कक्षा का क्रम होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं, मैं देखिए बार बार एग्जांपल कौन लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का आपको पता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 12 परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक को हम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बोलते हैं भाई, परमाणु क्रमांक को हम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कहते हैं। तो 12 है। पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। दूसरी कक्षा में अभी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 12 में से 2 गया, कितना बचा, 8। मैंने लिखा भाई 12 में से 2 निकलेगा तो सॉरी 10 बचेगा। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। मैंने दूसरी कक्षा में 8 डाल दिया, पहला कंप्लीट, दूसरा भी कंप्लीट। अधिकतम संख्या 30। भाई ये सारा का सारा कह रहा है ना कि अधिकतम संख्या होगी, इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगी। पहली में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में देखिए 8 2 10 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन बचे भाई, 2 बचे। तो देखिए भाई 12वीं कक्षा में मैग्नीशियम के 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए। ठीक है, ये अभी पहला नियम था। इस नियम को आप पूरा इसको नोट कर लीजिए। देखिए भाई पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट भी कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि अब मैं इस नियम को, पहले नियम को इरेज करूंगा और दूसरे नियम को मैं समझाऊंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इस पे, और बहुत बेहद इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही वाला नियम है। ध्यान दीजिए कैसे कह रहा है कि सबसे बाहर की कक्षा में, किसकी भाई, सबसे बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ध्यान दीजिएगा भाई, सबसे बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सबसे बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है, सबसे बाहर की कक्षा में, जैसे बाहर की कक्षा की बात करें KLMN जो भी रहे, बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 ही होनी चाहिए। 8 होनी चाहिए। क्या बोल रहा है, अधिकतम संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती। मतलब अधिकतम कितनी होनी चाहिए, अधिकतम केवल 8 ही होनी चाहिए सबसे बाहर कक्षा में। सबसे बाहरी कक्षा में, जैसे मैं बोलूं, अरे भाई ये आपका न्यूक्लियस है, ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई और ये तीसरी कक्षा हो गई। अरे भाई ये तीसरी कक्षा हो गई, पहली दूसरी तीसरी, तो सबसे बाहरी कक्षा कौन सा हुआ, तीसरी वाली, यही वाला तो सबसे बाहरी कक्षा हुआ ना। तो कह रहा है आपसे कि सबसे बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या केवल 8 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो गया। ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं होगा सबसे बाहर की कक्षा में। उसके बाद क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, उसके बाद कह रहा है तथा इससे पहली वाली कक्षा में, इससे पहली वाली कक्षा में, ये बात ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि तथा इससे पहली वाली कक्षा, मतलब ये कि जो बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा से जस्ट उसके पहली वाली कक्षा में, जैसे मान लीजिए मैंने बनाया, ध्यान दीजिएगा, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका पहली कक्षा, ये आपकी दूसरी कक्षा और ये आपकी तीसरी कक्षा। तो मैं आपसे पूछूं तो बाहरी कक्षा ये हुआ, सबसे बाहरी कक्षा ये हुआ, बाहरी कक्षा ये हुआ ना जी, सबसे बाहरी कक्षा ये हो गया। मैं आपसे बोला कि सबसे बाहरी कक्षा में केवल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इसमें हम केवल बाहरी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर उस आपसे बोला है कि तथा इससे पहली वाली कक्षा, अरे भाई इस बाहरी वाली कक्षा के जस्ट पहले वाली कक्षा कौन सी है, ये वाली, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब समझिएगा कि इसमें जो है 18 से अधिक नहीं हो सकता है, 18 से अधिक नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 8, सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 होंगे, और उसके पहली वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगा, 18 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, 18 से ज्यादा हम किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, लेकिन बाहरी कक्षा में नहीं। सबसे बाहरी कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 ही हो सकती है, 8 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उससे पहली वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 से ज्यादा नहीं होगी, मतलब 18 तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगा।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट करते जाइएगा आप। अब देखता हूँ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, समझिए। मैंने बात किया पोटेशियम का। पोटेशियम, दो चीज़ें हम समझते हैं। देखिए गलती कहाँ होती है, अगर हम बात करें पोटेशियम की परमाणु क्रमांक की, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। परमाणु क्रमांक होता कितना है? 19 होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होगी? 19 ही होगी। अरे भाई 19 ही तो होगी ना। अब ध्यान दीजिएगा, पहली कक्षा में आप इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रखते हैं भाई? पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर मैं बात करूं 2n² के आधार पर, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। हमने 2 रख दिया। 19 था, 2 भर दिया गया। पहली कक्षा में 2 ही होते हैं। दूसरी कक्षा में 8 हो गया, 8 2 10, बचा कितना? 9 इलेक्ट्रॉन। आपने यहां पे 9 लिख दिया। अच्छा, क्या ये सही है? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पोटेशियम का सही है? क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पोटेशियम का सही है? नहीं सही है। देखिए देखिए, अगर मैं बात करूं, हमने आपको क्या पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा कि सबसे बाहरी कक्षा में, देखिए ये पहली कक्षा हो गई, ये आपकी दूसरी कक्षा हो गई, ये आपकी तीसरी कक्षा। तो आप ये बताइए, इन तीनों में अगर आप पोटेशियम का परमाणु संरचना बनाएंगे, ये मान लीजिए आपका नाभिक हो गया, ये आपकी पहली कक्षा, ये आपकी दूसरी कक्षा और ये आपकी तीसरी कक्षा हो गई। अरे तीसरी कक्षा हो गई ना, तो ये आपकी सबसे बाहरी कक्षा है, सबसे बाहरी कक्षा है ना ये। तो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होती है, ठीक है ना। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8। क्या यहाँ पे सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है क्या? यहाँ तो 9 है। होनी कितनी चाहिए? 8 ही होनी चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये आपका गलत हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। आपको एग्जाम में देगा, आप गलत कर देंगे, आप तुरंत करेंगे 8 2 10 9 19, लेकिन ये गलत हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा? सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। और उसकी पहली वाली कक्षा में अधिकतम 18 होनी चाहिए। 18 से कम हो जाए, 18 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, तीसरी कक्षा में मान लीजिए मैंने 8 भर दिया, 8 2 10 8, 18 हो गया। तो बचा कितना? 1। आप ये बताइए, क्या ये नियम फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है कि सबसे बाहरी कक्षा वाले में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होनी चाहिए? तो क्या आप एक चीज नोटिस करिए कि सबसे बाहरी वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होनी चाहिए। तो इसमें कितना है? 1 है, 8 है, 8 होनी चाहिए, 8 से कम होनी चाहिए। तो ये वाला आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होगा और इसका परमाणु संरचना बनेगा ऐसे। 4 इसमें परमाणु कक्षाएं बनेंगी भाई। ये आपका न्यूक्लियस हो गया KLMN। देखिए ये दूसरा नियम था। इस नियम का भी मैं और एग्जांपल देके प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 4-5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाते हैं, तभी आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएंगी। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा, ठीक है ना। इस वीडियो का अभी पार्ट 2 ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया गया है, इसका जस्ट मैं पार्ट 2 अभी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे के पास भी शेयर करें।